Hello everybody. चाइल्ड एक्सेस वीजा है क्या? चाइल्ड एक्सेस वीजा उन लोगों के लिए है जो यूके में आना चाह रहे हैं एज ए पेरेंट्स ऑफ अ ब्रिटिश चाइल्ड या एज ए पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड who has got a limited leave to remain in the UK. So चाइल्ड एक्सेस वीजा किन हालात में एप्लीकेबल होता है? जब स्पाउस वीजे की एप्लीकेशन एप्लीकेबल ना हो, रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कि जिसकी वजह से आप यूके स्पाउस वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, आप यहाँ पर आपका चाइल्ड मौजूद है या आपका ब्रिटिश चाइल्ड है जिनको आप अकम्पनी कर रहे हैं, सो उसको बोलते हैं चाइल्ड एक्सेस वीजा यूके। सो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और चाइल्ड एक्सेस वीज़े के डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, प्रोसेस क्या है और बेसिकली चाइल्ड एक्सेस वीज़े के सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस को प्रिपेयर करना होगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास लाइव अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर आप कोई क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ यूके child access visa as a parent of a British child, as a parent of the child who has got a limited leave to remain in the UK or who has got humanitarian protection leave in the United Kingdom, and you are the parents, you want to come to the United Kingdom as a parent of that child. सो ये एपिसोड उससे रेलिवेंट होगी और आपके कमेंट्स, आपकी इंक्वायरीज जो है वो इस वक्त ली जाएंगी, उसके आंसर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको वो प्रोसेस जो एक टेक्निकलिटीज होती है, आपके जहनों में सवाल है कि किस तरह से ये एप्लीकेशन करते हैं, वो आज के एपिसोड में हम इंक्लूड करेंगे। सो सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन सबको हम वेलकम करते हैं यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर बता सकें। सो जब आप कमेंट करें उस वक्त आपके कमेंट्स, लाइव कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे और आप ने ये नहीं समझना कि आपके कमेंट्स को निगलेक्ट किया जा रहा है या आपकी इंक्वायरीज को निगलेक्ट किया जा रहा है। सो पहली बात कि चाइल्ड एक्सेस वीजे के बारे में सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है। चाइल्ड एक्सेस वीजे के बारे में आपको ये देखना होता है कि आप 2012 से पहले पार्ट 7 ऑफ इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेबल था, उसके तहत आप एप्लीकेशन करते थे और आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन 1 साल के बाद मिल जाता था। लेकिन 2012 के बाद अभी जो ट्रांजिशनल पीरियड खत्म हो गया है, अब आपको चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है और उसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसके सिलसिले में आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले बात कि आपने चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए अप्लाई करना है, आप आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम है और आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की आपने एप्लीकेशन करनी है। किसी वजह से आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अब उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्पाउस है उसकी कहीं और शादी हो गई है और आप उनके रिलेशनशिप में नहीं है, आप एज ए पार्टनर यूके में नहीं आ सकते क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, लेकिन आपने इस कंट्री में आना है तो आप अपने बच्चे की बेसिस पे एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। उसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे हम जिक्र करें कि सबसे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो उसमें आपके बच्चे के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आएगा कि बच्चे के साथ आपका क्या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है और उसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके जस्ट टू प्रूव द रिलेशन विद योर चाइल्ड, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट को इनक्लोज करना चाहते हैं तो उसको भी आप इनक्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ लगेगा। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स विच आर पासपोर्ट कॉपीज और आपके बच्चे के पासपोर्ट की कॉपी और आपके एप्लीकेंट के पासपोर्ट की कॉपी उसके साथ लगेगी। अब मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो चीज है वो है एक्सेस टू चाइल्ड। उसको आपने कैसे प्रूफ करना है? एक्सेस टू चाइल्ड के लिए
आपकी दो चीजें होती हैं कि या तो आपके पास कोर्ट का लेटर हो, कोर्ट ऑर्डर हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पार्टनर के साथ आपका जो है वो एग्रीमेंट हो। सो इसमें यहां पर एक चीज मैं एक्सप्लेन करती जाऊं कि अगर आपके पार्टनर जो आपका पहले एक्स हस्बैंड था या एक्स आपकी वाइफ थी, आपके एग्रीमेंट के साथ, कंसेंट के साथ उन्होंने ये कहा कि आप बच्चों की लुक आफ्टर कर सकते हैं, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और उन्होंने आपके साथ एग्री कर लिया, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पार्टनर का या एक्स हस्बैंड का, या जिनके साथ अभी आपके रिलेशन नहीं है, या आपके पार्टनर के साथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है कि आपने बच्चों की लुक आफ्टर करनी है जब यूके में आना है, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठानी है। सो ये हो जाती है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू हैव access to the child in the United Kingdom or to accompany the child in the United Kingdom. So दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपके पास sole responsibility है, आपके पास sole responsibility है, आपका दूसरा पार्टनर जो है या ex husband is unable to look after the child and you are required to look after your child in the United Kingdom. So this is called sole responsibility. पहले हमने शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, अभी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस कि आपके पास सारी जिम्मेदारी है उस बच्चे को रेज अप करने की, लुक आफ्टर करने की। सो ये चीजें, या फिर कोर्ट का ऑर्डर, आपका कॉन्टैक्ट ऑर्डर है, चाइल्ड एक्सेस ऑर्डर है, कोर्ट के साथ आप यूके कोर्ट से लेटर लेंगे एक्सेस का, और ये उस सूरत में एप्लीकेबल होता है जब आपका पार्टनर या आपका एक्स हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रही, तो फिर आप कोर्ट से भी लेटर ले सकते हैं। नाजरीन, अगर कोर्ट से आपने लेटर लेना हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट के लेटर्स के लिए भी आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर नजर आएगा। कोई फर्दर कंसल्टेशन की जरूरत हो आपको इस सिलसिले में कि बच्चों के कोर्ट के ऑर्डर से कैसे लेने हैं, कॉन्टैक्ट ऑर्डर कैसे लेना है, चिल्ड्रन अरेंजमेंट का ऑर्डर कैसे लेना है, आपके पार्टनर अग्री नहीं करते तो उनको किस तरह से आपने बच्चों के अरेंजमेंट करना है in the best interest of child. So do let me know and I will guide you further and I will help you further. So अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन किया है। आरिफ अशरफ है, नुमान अब्दाली है, नुमान अब्दाली ने क्वेश्चन भी किया है, शहजाद शाहिद है और नुमान अब्दाली है। तो सबसे पहले ये यूके इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। वो लोग जो अपने सर्कमस्टांसिस में किसी और कैटेगरी में देख रहे हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए है जो यूके की इमिग्रेशन चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चों की एक्सेस करना चाह रहे हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करना चाह रहे हैं और वो स्टक है, उनको यूके की इमिग्रेशन चाहिए। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो इमिग्रेंट्स हैं और यूके में इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं। सो अभी फर्दर अगर जब हम बात करते हैं, बेयर विद मी जी। सो फर्दर जो चीज है उसमें हमने एक्सेस की बात की है कि किस तरह से आपने चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है क्या और किस तरह से आप कॉन्टैक्ट ऑर्डर ले सकते हैं। अब सेकंड थिंग अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा यहाँ पर स्क्रीन पे कि ये तो डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की, तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब दूसरी सिचुएशन को अगर हम सूरत हाल रखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर, ये देखिए। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कौन से आते हैं, इसमें आता है अकोमोडेशन लेटर, क्योंकि जब अगर आप यूके में आएंगे तो यूके में आके फिर आपने रहना कहां पर है, तो ये अकोमोडेशन लेटर जो है वो आपकी अपनी अकोमोडेशन हो सकती है, आपने फैमिली फ्रेंड्स की अकोमोडेशन हो सकती है, किसी भी रिलेटिव की अकोमोडेशन हो सकती है। जिसकी भी अकोमोडेशन है उनको आपको कंसेंट लेटर देना होगा। इसको आप इन्विटेशन लेटर नहीं बोलेंगे, इसको कंसेंट लेटर बोलेंगे। सो कंसेंट लेटर देंगे और उस कंसेंट लेटर में वो लिखेंगे कि they don't mind to provide you accommodation to stay with them and the property will not be overcrowded. So this is one of the requirements.
राइट उस प्रॉपर्टी को ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, सूटेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए, और जो ओनर है वो आपको लेटर देगा कि दे डोंट माइंड कि अगर आप वहां पर जाके रहते हैं, नो ऑब्जेक्शन कंसेंट जिसको बोलते हैं, वो लेटर आपको दिया जाएगा और उसके सेंस में आप वहां पर रह सकते हैं। सो यहां पर जब हम बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट अब जो रिक्वायरमेंट ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये यहां पर रूल्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं। अब रूल्स इस पे जो एप्लीकेबल होते हैं वो है इमिग्रेशन रूल्स अपेंडिक्स FM, अपेंडिक्स फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन। सो फैमिली लाइफ एज ए पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड इन द UK। अब बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो चाइल्ड इन द UK है वो सिर्फ ब्रिटिश ही हो तभी आप चाइल्ड एक्सेस वीजा ले सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिश चाइल्ड के लिए भी आप एज ए पेरेंट आ सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे के पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है, उनके पास यहाँ पर लिमिटेड लीव टू रिमेन है, तो उस सिलसिले में भी आपने एज ए पेरेंट आना है यहाँ पर। तो जिनको ओवर 7 इयर्स रूल हो गए हैं तो आप एज ए पेरेंट यहाँ पर आना चाहते हैं, उस सिलसिले में उन बच्चों के लिए भी उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेशन सूटेबल होगा। सो पहली बात कि कौन से यहाँ पर किस कैटेगरी में आप आएंगे जब आपकी स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन आप किसी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की वजह से नहीं कर सके, लेकिन आपका बच्चा जो है वो आप उनको अकम्पनी करना चाहते हैं, UK में है, तो उस सिलसिले में आप चाइल्ड एक्सेस वीजा आपके लिए वन ऑफ द ऑप्शंस होगा। और उसके लिए अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है, जो सीरियस क्लाइंट्स हैं, तो वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट वो कांटेक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, व्हाट्सएप के जरिए से आप अपनी स्पेसिफिक इंक्वायरी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब आपके ये चीज तो हमने कर ली कि आपने किस तरह से यहाँ पर आपके अपेंडिक्स एज ए पेरेंट ऑफ चाइल्ड क्या आपने किस तरह से आप उसको मीट कर सकते हैं। सो जब हम रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है जैसे हमने बात की है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी बात उसमें होता है कि वो पेरेंट्स हो, केयरर हो, जिनके साथ नॉर्मली बच्चे रहते हो, वो या तो ब्रिटिश सिटीजन हो और या फिर उनके जो है वो 7 ईयर से ज्यादा हो, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर। अब दूसरी बात फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी आपसे हम यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि adequately maintain and accommodate themselves। अब adequately maintain का क्या मतलब है? adequately maintain का मतलब क्या ये है कि 18,600 की रिक्वायरमेंट हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पाउस वीजे की आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, जबकि अगर आप एप्लीकेशन करेंगे एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड तो फिर आपको एडिक्वेटली मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपके पास इतनी इनकम हो, आपके पास इतने पैसे हों कि जिससे आप विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स अपने आप को वहां पर मेंटेन कर सके। अब वो कितनी अमाउंट होती है, इनकम वो कितनी होती है, उसके लिए भी आप फर्दर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लेकिन वो 18,600 पाउंड बिल्कुल भी नहीं होती। आपकी इतनी इनकम होती है कि 114 पाउंड के हिसाब से अगर आप पर वीक देखते हैं तो ये पर ईयर आप कैलकुलेट कर लें, पर मंथ कैलकुलेट करें, 114 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपकी कितनी रकम बनेगी, ऑलमोस्ट 500 पर मंथ, और तकरीबन 6,000 पाउंड पर ईयर आपकी मेंटेनेंस के बनते हैं जिसमें आपको एक्सेस होनी चाहिए। ये रफली आपकी कैलकुलेशन है, लेकिन स्पेसिफिक एडवाइस के लिए आप किसी सोलिसिटर से रब्ता करें और आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस टेक्स्ट नंबर पे भी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और आपको फर्दर गाइडेंस या कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो दूसरी चीज इसमें यह है कि अभी हमने बात की कि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो है तकरीबन 6,000 पाउंड प्लस फ्री अकोमोडेशन और अवेलेबल अकोमोडेशन, उसके एक्सपेंसेस अलग से उसमें आप काउंट करेंगे, और ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आप अपनी मेंटेनेंस शो पूरी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 18,600 पाउंड 6,000 पाउंड आपको अवेलेबल हो, और उस सेंस में आपको ये शो करना होता है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये शो कैसे कर सकते हैं, कैसे शो करेंगे आप मेंटेनेंस। पहली बात, आप मेंटेनेंस शो कर सकते हैं अपनी सेविंग के जरिए कि आप यहां पर आ रहे हैं, 5 साल का आप वीजा ले रहे हैं, तो 5000 पाउंड को आप जो साल का बनता है, अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 25,000 बनता है। अगर आप अपने बैंक में या ऐसी सेविंग शो करें कि जिसमें आपके पास अवेलेबल हो 25,000 प्लस कुछ रकम उस पर अवेलेबल हो, तो वो भी आप मेंटेनेंस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। या आप उसका जॉब ऑफर लेटर के, जिस तरह से आपके पास ऐसी कोई जॉब ऑफर लेटर है जिसमें आप पार्ट टाइम काम करेंगे, या आपको कम से कम जो है वो मंथली कम से कम आपके उसमें पार्ट टाइम में भी 500 to 600 पाउंड आपकी सैलरी उसमें होनी चाहिए, या आपको एक्सेसिबल वो पैसे होने चाहिए। जब हम बात करते हैं कि आपके पास मेंटेनेंस और अकोमोडेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन अगर आपकी नहीं है तो जिस भी फैमिली फ्रेंड्स की है उनसे आप कंसेंट लेटर लेंगे। वो कंसेंट लेटर इनविटेशन लेटर नहीं होता, वो कंसेंट लेटर आपका नो ऑब्जेक्शन कंसेंट लेटर होता है। उसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं लिखेंगे कि आई इनवाइट फ्ला फ्ला फ्ला, उसमें ये लिखेंगे कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे पास सूटेबल अकोमोडेशन है, ओवर क्राउडेड नहीं होगी, एक्स्ट्रा रूम आपके लिए अवेलेबल है और आप वहां पर आकर रह सकते हैं। और उनके साथ प्रूफ ऑफ आईडी लगेगी जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा उनकी जो है ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, या अगर टेनेंसी एग्रीमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगेंगे। अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस आंसर तो क्या हमें सैयद रियाज काज़मी साहब, इमरान रियाज साहब और जो है सैयद राशिद मसूद सोलिसिटर हैं, बहुत काबिल एहतराम है। वेलकम टू दिस शो, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त से ये देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें आ जाता है ये, अभी हम देखते हैं कि चाइल्ड एक्सेस वीज़े में फर्दर आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट आप उसमें सेफर A1 की रिक्वायरमेंट है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना है चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए भी, लेकिन सेफर A1 की रिक्वायरमेंट है। या फिर आइल्स अगर आपने करना है तो वो भी 4.5 बैंड चला जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते और आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, वो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको ये प्रूफ करना होता है या तो आप 65 ईयर्स या उससे ज्यादा एज के हैं, या फिर आपके जो है वो फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऐसी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने लेने हैं, क्रिएट करने हैं, उसके लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपके डॉक्टर्स के लिए ड्राफ्ट चाहिए, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको वो जो ड्राफ्ट है वो एग्जाम्पशन क्लेम करने के वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जाम्पशन तभी होगी जब आप फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से गो थ्रू हो रहे होंगे, या फिर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो यूके में एक्सेप्टेबल है और फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करना पड़ता। इन सिचुएशन में आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। अदरवाइज चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेफर A1 लेवल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना पड़ता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देखते होंगे, आप ये सोचते होंगे कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो सकती। अगर किसी वजह से कोविड-19 की वजह से आजकल सेंटर बंद है और इंग्लिश लैंग्वेज आप बुक नहीं कर सकते या कर नहीं सकते, दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड फॉर योर एग्जम्पशंस। तो उस सिलसिले में भी आप उस ग्राउंड को क्लेम कर सकते हैं और आप को एग्जम्पशंस इंग्लिश लैंग्वेज में मिल सकती हैं। एक्सेप्शंस क्या होती है? एक्सेप्शंस के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते लेकिन वो अपनी एक्सेप्शंस में अगर आते हैं तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जम्पशन उनको मिल सकती है। अब एक्सेप्शन है क्या? जब हम अपेंडिक्स FM की बात करते हैं उसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं उसमें दो चीजें आती हैं। पहली आ जाती है उसमें सीरियस हार्डशिप
कि ऐसी सीरियस हार्डशिप है जिसकी वजह से वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते। और दूसरा होता है कि उनके जो है वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं कि जिसकी वजह से वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते। और ऐसी एक्सेप्शंस जब क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम ह्यूमन राइट्स में आ जाता है, और ह्यूमन राइट्स के क्लेम में आपको सर्टेन एग्जम्पशंस, फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटेनेंस की एग्जम्पशन चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जम्पशन चाहते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के अगर आप एक्सेप्शंस में आते हैं तो आपकी उस एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने सोलिसिटर या किसी बैरिस्टर की एडवाइस सीख करनी होगी और अपना एप्लीकेशन डिस्कस करना होगा बिफोर के आप अपनी फी और अपने हेल्थ सरचार्जेस को ज़ाया करें। अब उसमें हेल्थ सरचार्जेस क्या है? इस एप्लीकेशन की बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या फीस है, क्या हेल्थ सरचार्जेस हैं। फी जो है इसकी वही है जो एक स्पाउस वीजे की होती है, 1527 समथिंग पाउंड्स आपको फीस देनी पड़ेगी। और उसके अलावा जब आप बात करते हैं अपने उसके हेल्थ सरचार्जेस की, तो हेल्थ सरचार्जेस जो है वो प्रीवियसली 400 पाउंड पर ईयर थे। अभी रिसेंटली आई थिंक इफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस देन इट्स गॉन अप टू 600 पाउंड फॉर 1 year, and if your leave to remain is for 3 years then you will have to pay approximately 1800 pound for IHS, and if your application is refused then you will be your IHS fee will be refunded back to you, but your application fee 1520 something pound will not be refunded back to you. So उसमें ये है कि एक्सेप्शंस की हमने बात की कि एक्सेप्शन को किस तरह से आप लेकर जा सकते हैं, और अगर हम बात करें उसकी फर्दर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें बच्चों के बहुत सारे लोग इस पे परेशान होते हैं कि जब हमारे हस्बैंड ने शादी कर ली और वो दूसरी शादी है वो यूके लॉ के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं है, हम एज ए स्पाउस नहीं जा सकते, तो लेकिन हमारे बच्चे ब्रिटिश हैं या बच्चे यूके में हैं, उनकी हम एज ए प्राइमरी केयरर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि वो चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब प्रीवियसली जिस तरह से हमने बात की कि 2012 से पहले पार्ट 7 एप्लीकेबल था, लेकिन अभी अपेंडिक्स FM के तहत आप एप्लीकेशन करेंगे, और अपेंडिक्स FM की जब आप एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट में आपकी क्या चीज़ आती है। ये इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात होगी। अभी यहाँ पर आपको हम ये बताएं कि रिलेशनशिप की बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आपके या तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके पास, या फिर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस टू चाइल्ड हो, अग्रीमेंट हो पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके पास कोर्ट ऑर्डर हो। तो ये वो रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर आपको 2.5 ईयर का यहाँ पर लीव टू रिमेन मिलेगा, और 2.5 ईयर के लीव टू रिमेन के बाद आप एक्सटेंशन कर सकते हैं और आपको अनदर 2.5 ईयर का लीव टू रिमेन मिलेगा। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स पूरी है, एडिक्वेट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी है, और उसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट जो अकोमोडेशन की है वो पूरी है, तो फिर आपको 2 एक्सटेंशन के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। पूरे 5 साल करने के बाद यूके में आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा, और उसके बाद आप अपने आप को नेचुरलाइज करवा सकते हैं। दूसरी चीज के अगर ये चीजें आपकी पूरी नहीं है तो फिर आपको ये करना होता है कि आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन राइट्स में यू फॉल इनटू ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मीट योर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ड्यू टू सीरियस हार्डशिप इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो you are seeking exemption from your other requirements, then what happens, you are still if you are granted leave to remain as a parents of a British child, as a parents of a child who has got limited leave to remain in the United Kingdom or who has got humanitarian protection in the United Kingdom, then what happens
happens, you will have to complete your 10 years requirement in the United Kingdom before you can apply for your ILR. So for indefinite leave to remain application, you must complete your 10 years. If you cannot meet one of the requirements I've just mentioned in my program, and then you will be granted indefinite leave to remain in the end of those 10 years. So which means that even if you miss one of the requirements and you submit your application under the human rights, still you will be you can get leave to remain in the United Kingdom, but you will have to complete 10 years of residence instead of 5 years of residence in the United Kingdom. So this is the difference. I'm going to tell you another difference which comes primary carer of a British child. So if you cannot meet the requirements even under this immigration rules, Appendix FM, then you still will have option to apply as a primary carer of a British child under the European regulations before 31st of December 2020. So if you want to apply as a parent of a British child who needs your care and you are primary carer of the British child, then you will be granted leave to remain or family permit for the United Kingdom, even if you cannot meet your English language requirement, you cannot meet your maintenance requirement, and you do not meet your adequate maintenance to come to the United Kingdom. So this is another category. So this is called child access visa versus primary carer under the European regulation 2016. Then you will be granted family permit instead of the leave to remain or leave to enter in the United Kingdom. So this is the minutely difference I considered to explain in details for you people, so that you understand the situation. If you cannot meet the requirement but you have British child, still in the best interest of child, under the Section 55 of Borders Act, your human rights will be recognized. But on the other side, you can also apply as a primary carer of a British child, and then you will be granted family permit instead of leave to enter in the United Kingdom. So this is the difference I had to explain for you people, but you must submit your application before the transitional period of Brexit. So thank you so much guys for watching this show. If you still require any further information, you will see the contact details. You can book your consultation. Only serious clients will be answered. If you are not serious and you just text me to see how does it work, I'm sorry guys, I cannot answer to your question unless until you really need my help, or you really need help from any professional or legal and you really need your legal representation. So this is very important. If you consider you really need anyone to help you out, then I'm there to help you out. I'm here to talk to you, but if you are not serious, so then I cannot take your calls. In the meantime, I will see you next time for in another video, and I hope that you are enjoying your holidays, you are enjoying your work as well. So I will see you in my next video for other categories of UK immigration. In the meantime, take care of yourself.